वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। प्रीवियस वीडियो में आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया था टेंसाइल टेस्ट के थ्रू। यहाँ सिर्फ हमारा टॉपिक है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसे हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है ट्रू स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन है क्या। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं लोड ऑन द स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। तो ओरिजिनल एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। उसे हम कन्वेंशनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस इक्वल टू क्या हुआ? लोड बाय इनिशियल एरिया। आपको याद होगा जब आपने टेंसाइल टेस्ट किया था तो उस वक्त जो आपने स्पेसिमेन लिया था उसका ओरिजिनल एरिया को आप डिवाइड करते हो ये लोड से। ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर रेशियो ऑफ लोड टू द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा रेशियो ऑफ लोड टू द ओरिजिनल एरिया नहीं, इंस्टेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल ऑफ स्पेसिमेन यानी जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो। इंस्टेंटेनियस का अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हो क्या होता है, उसका टेंसाइल टेस्ट में एरिया डिक्रीज होते जाता है। लेकिन आप लोड लेते हो, वैरी कर रहे हो, लेकिन एरिया क्या ले रहे हो? ओरिजिनल। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस का है। जबकि आप उसी लोड के कोरस्पॉन्डिंग आप अगर एरिया लेते हो तो उसे कहेंगे हम इंस्टेनियस एरिया, ठीक है। दोनों टर्म में डिफरेंस पता चल गया। तो ये हो गया प्रैक्टिकल ट्रू स्ट्रेस। इसमें हम ओरिजिनल नहीं लेके जिस लोड पर, ठीक है, हम डेटा ले रहे हैं उसी लोड के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर हम एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस टेस्ट पीस का। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि ये इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस। वॉल्यूम कंस्टेंसी से हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो पहले, ठीक है, यानी बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग क्या होना चाहिए? उसका सेम होना चाहिए। तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा? वो सेम होगा आफ्टर और इनिशियल आफ्टर डिफॉर्मेशन एंड इनिशियल डिफॉर्मेशन। कन्वेंशनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये भी आप जानते हो प्रीवियस वीडियो से कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन कहेंगे रेशियो ऑफ, ठीक है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से मैं स्ट्रेन को जो आपने डिफाइन किया उसके थ्रू से ये हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। डेल एल बटे ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ माइनस और इनिशियल लेंथ डिवाइड हो जाएगा इनिशियल लेंथ से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से -1 और, ठीक है, ये वाला -1 इधर ले जाएंगे, या तो हम इस तरह से फिर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सेम इससे। L इक्वल टू Li 1 प्लस स्ट्रेन। इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम
ट्रू स्ट्रेस के पास। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन निकाला था, ये वाला वॉल्यूम कंस्टेंसी से ये इक्वेशन। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, A इक्वल टू AILI बाय L। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप ये जो L है ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम इसके थ्रू एरिया आफ्टर डिफॉर्मेशन एंड बिफोर डिफॉर्मेशन दोनों एरिया के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम इसमें ट्रू स्ट्रेस में इस एरिया का वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हो, वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन अगर हम इधर लाते हैं, ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन। अब देखो P बटे AI को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और ये 1 प्लस एप्सिलॉन, दैट मीन्स ये हो गया हमारा स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू हमारा हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस एप्सिलॉन। अब ये बताइए, ये हमारा क्या हुआ, दोनों के बीच का रिलेशन, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच का। इस तरह से ट्रू स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड हो जाएगा उसका इंस्टेनियस लेंथ से, और इंटीग्रेट करेंगे हम ओरिजिनल लेंथ से उसे इंस्टेनियस लेंथ में। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज इन लेंथ डिवाइड करेंगे हम इंस्टेनियस लेंथ से, और इसको इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल टू इंस्टेनियस, इस तरह से। तो इसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में ln, और ये जो फॉर्म है यहाँ से आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ये हो गया ट्रू स्ट्रेस, सॉरी ट्रू स्ट्रेन। तो दोनों के बीच का भी रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो गया। तो ये दोनों के बीच का ग्राफ हुआ, दोनों रिलेशन इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जो है आपने फाइंड आउट किया था प्रीवियस वीडियो में, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आप देख रहे हो कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हमारा कंटिन्यूसली ये राइज कर रहा है। ये राइज तब तक करता है जब तक कि आपका वर्क पीस फ्रैक्चर ना हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंस्टेनियस एरिया पर डिपेंड करता है, जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये आप देख रहे हो नेकिंग के बाद ये फॉल डाउन करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। इस तरह से ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेस is called strain hardening or work hardening coefficient. Flow curve of many materials in region of uniform plastic deformation can be expressed by the simple power law. इसमें हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशन बताएंगे। ट्रू स्ट्रेस के ट्रू स्ट्रेन पे पावर हो जाएगा एंड ये दोनों के बीच का रिलेशन होगा, where K is equal to a strength coefficient and a strength hardening exponent। तो इस तरह से देख सकते हो, अगर n का वैल्यू 0 होता है तो परफेक्टली प्लास्टिक सॉलिड होगा, अगर n का वैल्यू 1 होगा तो इलास्टिक सॉलिड होगा। अगर दोनों के बीच यानी 0.1 और 0.5 के बीच का वैल्यू n का हो तो वो होगा मैक्सिमम मटेरियल्स का वही होगा। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, 0 है तो 1 है तो, और
अगर 0.1 और 0.5 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा। इस तरह से दोनों यानी कन्वेंशनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशन होगा उसे हम शो करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर दूँ, ये जो आप देख रहे हो ये रिलेशन होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच का। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक में हमने सारा डिफाइन कर दिया और रिलेशन भी ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में बता चुके और डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।